अगर आपने 10th के बाद में आईटीआई की हुई है या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने बीटेक की डिग्री की हुई है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है लोको पायलट बनने का। क्योंकि आरआरबी ने यहाँ पे एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज निकाल दी है। तो फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है बताऊंगा सब कुछ। मेरा नाम है अंकित, स्वागत है आपका एनआर एजुकेशन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं आरआरबी के नोटिफिकेशंस में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो आरआरबी ने यहाँ पे एक नोटिस निकाला है। नोटिस नंबर है यहाँ पे CEN नंबर यानी कि इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नंबर 012024। इसके अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज निकली है वे हैं 5696 वैकेंसीज। अब इसकी जो ओपनिंग होने वाली है वो 20 जनवरी से ओपनिंग होने वाली है और जो क्लोजिंग डेट है इसकी वो है 19 फरवरी। यानी कि 19 फरवरी से आपको पहले ही एग्ज़ाम को फिलअप कर देना है क्योंकि 20 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। तो आप अभी जाके इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो करेक्शन डेट है फॉर्म में वो है 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में। अब आप करेक्शन डेट का चांस मत आने देना इसमें, क्योंकि करेक्शन डेट में आपको कुछ पेमेंट देके तब जाके करेक्शन फॉर्म में होता है। तो इसलिए आप अच्छे से फॉर्म भरना, सही तरीके से फॉर्म भरना। अब इसका जो पे लेवल है ये है 7th पे लेवल और इनिशियल में आपको यहाँ पे 19,000 रुपये दिए जाएंगे यानी कि 19,900। और उसके बाद में फिर मेडिकल जो स्टैंडर्ड है आपका A1 का दिया जाएगा। और इसमें जो एज लिमिट दी हुई है वो है 18 से 30 साल के बीच में। इस एग्ज़ाम में मेडिकल फिट बिल्कुल होना चाहिए कैंडिडेट। उसकी एज जो है वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में इसने यहाँ पे जो ये 8वां आर्टिकल दिया हुआ है इसमें आरआरबी ने बोला है कि वे वैकेंसीज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो उनके हाथ में ही है। देन यहाँ पे जब अकाउंट क्रिएट होता है तो यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना होगा, ठीक है, या फिर आपको एक ईमेल आईडी देनी होगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों भी मांग सकते हैं यहाँ पे। और ये इसलिए मांगते हैं ताकि जो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसका जो रिज़ल्ट आता है तो कौन कौन कैंडिडेट क्वालिफाई होता है सेकंड एग्ज़ाम के लिए वो इन्फॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू या फिर मेल के थ्रू कैंडिडेट के पास पहुंच जाती है। अब कैंडिडेट को सोर्टलाइजिंग करने के लिए, मतलब कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए ये CBT 1 लेते हैं, ठीक है, एक लेते हैं CBT 2 को। तो CBT जो 1 एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है, उसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। मेरिट में उस CBT 1 के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, केवल CBT 2 के मार्क्स मेरिट लिस्ट में ही काउंट होते हैं। जो CBT 1 में होते हैं ये जितनी वैकेंसीज निकली हुई है उससे 15 मल्टीपल्स यानी कि 15 मल्टीपल्स ये कैंडिडेट को क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है जो 1/3 की है, ठीक है। तो 1/3 की यहाँ पे CBT 1 हो या फिर CBT 2 हो तो इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली है। लेकिन CBT 1 और CBT 2 के बाद में जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, केवल CBT 1 और CBT 2 में ही नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली है। इसके बाद में इसमें यहाँ पे जो बैंड होते हैं आइटम जो आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जाने होते हैं वो कौन कौन से हैं ये दिए हुए हैं यहाँ पे, आप इनको एक बार रीड कर सकते हो। जो जैसे फ़ोन वगैरह हो गया, ब्लूटूथ हो गया, पेन ड्राइव हो गया, लैपटॉप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सब यहाँ पे अलाउड नहीं है एग्ज़ाम हॉल में, तो इनको यहाँ पे बैन रखा गया है। उसके बाद इन्होंने जो 1.5 आर्टिकल्स है इसमें इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि अगर आप एक जोन से ज़्यादा में फॉर्म को फिलअप करते हो, क्योंकि आप केवल एक ही जोन में अपने फॉर्म को डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा में फॉर्म को डाला तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फ्यूचर में आप कभी भी आरआरबी और आरआरसी के कोई भी एग्ज़ाम देने के मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आपको बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको केवल एक ही जोन में एग्ज़ाम को फिलअप करना है। इसमें 1.7 में इसमें एक और बात दी हुई है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जॉब करते हैं या फिर स्टेट एग्ज़ाम में जॉब करते हैं या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं और वहाँ पे आपको डिसमिस कर दिया जाता है वहाँ से जॉब से, तो उसके बाद भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ सिग्नेचर से जो इन्होंने कहा है इसमें सिग्नेचर मांग रहे हैं रनिंग हैंड राइटिंग सिग्नेचर, ठीक है। इसका मतलब इसमें कुछ भी ब्लॉक कैपिटल वगैरह या फिर डिसजॉइंट लेटर वगैरह उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके रनिंग हैंड राइटिंग की थ्रू आपके सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 1.21 में इन्होंने बोला है कि अवॉइड एनी लास्ट मिनट रश,
ठीक है, क्योंकि लास्ट में जाके क्या हो जाती है, साइट हैंग हो जाती है, तो उस वजह से फॉर्म में आपके भरने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अभी फॉर्म को फिलअप करें जितना जल्दी हो सके, लास्ट मिनट पे आप डिपेंड मत रहे। उसके लिए इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, जो ये है 959220011188। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट का टाइम भी दिया हुआ है इन्होंने 10 बजे, यानी कि दिन के सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। उसके बाद इन्होंने जो मेडिकल रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी हुई है वो है, देखो, डिस्टेंट विजन जो होती है वो 6/6 की होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो नियर विजन है वो कितना होना चाहिए, 0.6 विदाउट ग्लासिंग। और उसके बाद इन्होंने कलर विजन वगैरह, ठीक है, उसके बाद बायनोक्यूलर विजन्स, फील्ड ऑफ विजन्स, नाइट विजन्स या फिर मेसोफिक विजन्स, इन सब का भी टेस्ट किया जाता है इसमें। इन सब में क्वालिफाई कैंडिडेट को ही ये सीट दी जाएगी। अब चलिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं। जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन उनको मिल रहा है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए, जो एक्स सर्विसमैन यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है उनको 3 साल का, और जो ओबीसी कैटेगरी से है उनको 6 साल का, और जो एससी और एसटी कैटेगरी से है उनको 8 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम की फ़ीस की बात करते हैं। जो ओबीसी और जनरल कैटेगरीज़ है उसके लिए जो फ़ीस है वो 500 रुपये रखी गई है, और इसमें से केवल 400 रुपये ही रिफ़ंडेबल है स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम देने के बाद में। ठीक है, अगर आपने सीबीटी 1 एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपका कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। अगर यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए यहाँ पे जो फ़ीस रखी गई है वो 250 रुपये रखी गई है, और ये 250 की 250 उनकी रिफंडेबल होगी सीबीटी फर्स्ट के एग्जाम के बाद। अब इसका जो ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है उसको हम कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर यूपीआई के थ्रू भी इसका पेमेंट हम कर सकते हैं। और इसके बाद आता है माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ जैसे कि मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, सिख या फिर बुद्धिस्ट होते हैं, जैन, तो इनका एक एफिडेविट होना चाहिए जो ये माइनॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं, तभी जाके ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एग्ज़ाम की बात करें तो इसका एग्ज़ाम एक सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देन ये सारे स्टेजेस क्वालिफाई करने के बाद आपको सीट मिल जाएगी। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जो होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पे जो सीबीटी 1 होता है ये केवल एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, मतलब इसके आपके जो नंबर आएंगे वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं लगेंगे। लेकिन जो सीबीटी 2 होता है ये डिपेंड करता है आपकी मेरिट लिस्ट पे। तो अगर सीबीटी 1 के एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात करें यहाँ पे, तो ये 60 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है, और जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो 75 क्वेश्चंस होंगे। तो एक क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, 1 मार्क्स का है, टोटल मिला के ये 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो लेकिन इसके लिए केवल आपको 1 घंटा ही दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, यूआर के लिए 40% होने चाहिए, और जो ओबीसी है उसके लिए 30% होने चाहिए, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 30% और 25% होने चाहिए। तो इतने मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने के लिए। तो सीबीटी फर्स्ट का जो सिलेबस है, अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स हो गया, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक्स, पाइप एंड सिस्टम्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस सीबीटी फर्स्ट के एग्ज़ाम में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग का जो टॉपिक्स है, मेंटल एबिलिटी, तो इसके ये सारे टॉपिक्स के दिए हुए हैं, तो इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट है, जो इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो केवल 10th लेवल तक ही आपके आने वाले हैं, यानी कि 10th लेवल तक की साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपको केवल उसी को ही कवर कर लेना है, उसी में से ही सारा आ जाएगा। तो जनरल साइंस का कोई इतना बड़ा इश्यू इसमें नहीं है। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस है वो आती है करंट अफेयर,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर्स एंड इकोनॉमिक्स, पॉलिटीज एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। उसके बाद जो CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वे होंगे, इसके दो पार्ट्स होने वाले हैं। पहले तो इसके क्या होंगे, दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, दो पार्ट्स का ये एग्ज़ाम होगा। तो पार्ट ए की अगर बात करें तो वो 90 मिनट का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का होगा। और उसके बाद इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो होंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, और जो पार्ट बी होगा वो 60 मिनट का होगा और 75 क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे। टोटल मिला के ये 2.5 घंटे का पेपर होगा और जो टोटल क्वेश्चंस है वो 175 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो CBT 2 का एग्जाम होगा और उसका पार्ट नंबर ए, उसमें जो उनसे टॉपिक आएंगे यानी कि जो मैथ से टॉपिक आएंगे वो सेम वही है जो CBT फर्स्ट में आ रहे हैं। उसके बाद जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, तो इसके ये टॉपिक दिए हुए हैं, आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। उसके बाद जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आएंगे उनके टॉपिक ये दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इनसे ही आपको केवल क्वेश्चंस इसमें CBT 2 के पार्ट ए एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसका जो पार्ट बी एग्जाम होता है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ये क्या होता है, एक कॉमन नहीं होता है, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। जस्ट आपको क्या है, इसमें क्वालिफाई एग्जाम करना होगा। इसमें आपके जो मार्क्स होंगे वो 35% होने चाहिए। तो जो पार्ट बी है, तो पार्ट बी के लिए जो रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेड दी हुई है, यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। उसके बाद ट्रेड सब्जेक्ट ऑफ चॉइस फॉर पार्ट बी। आप पार्ट बी में यहाँ पे क्या होता है, चॉइस करना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस उसमें आते। तो उसके बाद जो तीसरा एग्जाम होने वाला है उसका वो है CBAT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये एग्ज़ाम आप कब कर पाओगे, जब आप CBT 2 का जो पार्ट बी वाला एग्ज़ाम है वो अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इस वाले एग्ज़ाम जो होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा। और ये केवल जस्ट एक क्या है, क्वालिफाई एग्ज़ाम है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम क्वालिफाई की बात करें कि CBAT एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ये मार्क्स है 42। उसके बाद में इसकी जो मेरिट लिस्ट लगती है उसके लिए जो आपको CBT 2 एग्ज़ाम होने वाला है उसका 70% वेटेज लिया जाएगा। उसके बाद में जो CBAT का एग्ज़ाम है उसका 30% वेटेज लिया जाएगा। तो मोस्ट वेटेज जो ले रहे हैं वो CBT 2 एग्ज़ाम से ले रहे हैं। तो आप CBT 2 को एग्ज़ाम को ज़्यादा ही प्रीफर करना इसमें। तो ये सारे स्टेजेस क्वालिफाई होने के बाद में आपका क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वे सारे चेक किए जाएंगे RRB के द्वारा। तो आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें फर्जी नहीं चलेंगे। तो अगर यहाँ पे एग्ज़ाम के मीडियम्स की बात करें हम, तो ये हिंदी इंग्लिश के साथ साथ में जो रीजनल लैंग्वेज होती है, यानी कि 13th रीजनल लैंग्वेज होगी, जो अलग अलग राज्य की लैंग्वेज होती है, जैसे बंगाली होगी, गुजराती होगी, कन्नड़ा होगी। तो इसमें इन सभी लैंग्वेजों में आपको ये एग्ज़ाम मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप अलग अलग जोन के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में जो वैकेंसीज निकली हुई है उन वैकेंसीज को देख सकते हैं कि किस में कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। तो आप केवल एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा जोन से अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप इस फॉर्म को भरने में कब देरी मत करना, क्योंकि लास्ट मिनट में रश हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम को फिलअप कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो डिटेल्ड सिलेबस है, यानी कि जो वेटेज है मैथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।